हमारे बुज़ुर्गों का यही ख़्याल था कि ये जो हमारा इलाक़ा है ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि पंजाब की डिवीज़न कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था और सिखों ने वहीं रहना था, तो कोई वजह नहीं थी कि तक़सीम होता। लेकिन सडनली ये फ़ैसला हुआ, वो चूँकि सिखों का लीडर जो था तारा सिंह, उसने फ़ैसला करके नेहरू का साथ दिया, तो डिवीज़न होनी थी। तो हम लोग अपना जो कुछ था उस वक़्त उठा के उसी तरह चल पड़े अपने सफ़र पर, माइग्रेशन का सफ़र। बहुत अजीब किस्म का एक्सपीरियंस था, जो मैं तो ख़ैर कभी एहसास कर ही नहीं सकता, कि बच्चों वाली सोच थी। लेकिन वालदा और जितने हमारे बुज़ुर्ग थे, उन सब के तो एहसास हर चीज़ था कि उन्होंने देखा। तो वहाँ से हम पैदल चलते-चलते, बारिशें हो रही थीं, दरिया पार करते थे, कोई ब्रिज नहीं थे। और सारा पैदल सफ़र पैदल सफ़र, बारिशें हो रही थी और मैं कंधों पे रस्से डाल के पानी क्रॉस किया जाता था। हमले हो रहे थे हम पर सिखों की जानिब से, हिंदुओं की तरफ से, और बाज़ दफ़ा हिंदू ही जो अच्छे थे वो हमें बचाते थे सिखों से। तो इस तरह खैर हम अम्बाला आए। वहाँ एक छावनी में हमारा कैंप लगा, तो 3 महीने हम लोग वहाँ रहे, क्योंकि ट्रेन नहीं मिल रही थी पाकिस्तान आने के लिए। तो वहाँ रहे, तो वहाँ हैज़ा फैल गया। मेरे बड़े भाई जो एल्डेस्ट थे, वो अस्पताल गए, तो अस्पताल की नर्सों ने उनको ख़बरदार कर दिया कि यहाँ मुसलमानों को ये लोग मार रहे हैं, यानी डॉक्टर भी जो हैं वो भी मार रहे हैं। तो वो फिर वो वहाँ से भाग के वापस रेफ्यूजी कैंप पे आ गए। तो वहाँ एक दिन मेरे मामू जो मालेरकोटला में थे, मेरे वालदा के भाई जो फ़ौज में थे, उन्होंने अपना एक फ़ौजी कॉन्वॉय भेजा अपनी बहन को लेने के लिए। दे लोकेटेड अस आके कैंप में। जब उन्होंने मेरी माँ से कहा कि भी हमें आपके भाई ने भेजा है, और सिख अफसर थे, यानी लेफ्टिनेंट टाइप यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वो, क्योंकि वो सिर्फ सिखों के कस्टडी में ही हम हिफाजत से जा सकते थे, उस तौर तो कोई तरीक़ा नहीं था। तो उन्होंने अपने सिख अफसरों के साथ कॉन्वॉय भेजा था लेने के लिए। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैंने पाकिस्तान जाना है, क्योंकि हम हमारे सारे चचा वचा सारी फैमिली जो थी वो उधर जा रहे थे। और मेरी माँ को एक ये था कि वालिद की ख्वाहिश थी कि बच्चों को पढ़ाना है और इनको वलायत भेजना है। सही है। तो वो जायदादें बहुत ज़्यादा थीं, तो उसका ख़्याल था कि ज़रा बड़े होंगे तो भेजूँगी। मैं फार्म हाउस वगैरह भी लेके रखा हुआ था मालेरकोटला में, जहाँ हमारे स्कूल में जब मेरी उम्र हो जाती तो फिर शी वुड हैव शिफ्टेड देयर। तो मतलब वो सारे प्लान आदमी तो प्रपोज़ करता है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो खैर हम लोग फिर पाकिस्तान आ गए। ट्रेन एक कटी, पहली ट्रेन जिस पे सफ़र करना था उस पे हमें जगह नहीं मिली, तो वो अगले स्टेशन पर जाकर पूरी की पूरी ट्रेन कट गई थी। और अगले दिन जब हमें जगह मिली, गए, तो हमने वो ट्रेन कटी हुई देखी, लोगों के जिस्म पड़े हुए थे। तो ये सब कुछ मेरे इस जहन में है। और वो वाली जो जब आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, वो एज़ अ किड आपको कैसे उस पूरी चीज़ ने मतलब इन्फ्लुएंस मुझे किया? समझ तो कुछ नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे जो ओनली थिंग आई रिमेंबर कि वो सारा माहौल डरावना था। और वो जहाँ-जहाँ ट्रेन रुकती थी, फिर फ़ौजी प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन असल जो चीज़ मुझे याद है, वो यहाँ हरबर्सपुरा स्टेशन पे जब ट्रेन आकर रुकी थी, दिसंबर का महीना था, तो जिस तरह वो मुझे याद है कि लोग छतों पे बैठे हुए थे, तो उनकी आँखों से खुशी के आंसू थे और वो नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ये वो चीज़ थी जो मेरी माँ के ज़हन में थी कि मैंने पाकिस्तान जाना है जो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। क्योंकि वो अगरचे वो कॉलेज वॉलेज नहीं की थी, हवेलियों में ही उस वक्त औरतों की तालीम होती थी। उसने नसीम हिजाज़ी पढ़ा हुआ था, अंग्रेज़ी की किताबें उर्दू में तर्जमे पढ़े हुए थे, और फ़लस्तीन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, हमसे ज़्यादा हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। तो खैर वो फिर लाहौर पहुँच गए, और मैं सिर्फ इतना, ये जो इंट्रोडक्टरी मेरी हर्फ़ आगाज़ है, इस बात पर ख़त्म करूँगा कि गुज़श्ता 75 साल से मैं उसी पाकिस्तान की तलाश में हूँ, और मुझे वो पाकिस्तान कहीं नज़र मैं, हालांकि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा हूँ आलमी सतह पर, और हमने नुमाइंदगी बिल्कुल उस पाकिस्तान की जो कायद-ए-आज़म ने सोचा था उस तरीके से। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ हमने बाहर बोला, दुनिया के सामने बोलते रहे, अपने फॉरेन सेक्रेटरी या एम्बेसडरों के तौर पर झूठ बोला करते थे। हम हर चीज़
पाकिस्तान के बारे में ऑल हॉन्की डोरी कहा करते थे, मगर अंदर से ये मुल्क कभी भी कायदे आज़म का पाकिस्तान ना बन सका। कायदे आज़म की वफ़ात चूँकि 13 महीने के बाद हो गई थी, और वो वफ़ात भी इस वजह से कि उन्होंने जिस उम्मीद जो रखी थी कि मैं ये जो मौजूदा 20वीं सदी का जिनके हवाले करूँगा वो इस काबिल होंगे कि इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे, उन्होंने पहले दिन से ही देख लिया था। स्केर्सिटी ऑफ कैलिबर, कहीं उनको सिंसेरिटी नज़र नहीं आई, कहीं उनको खुलूस नज़र नहीं आया। यानी कायदे आज़म बेचारे, उनकी जो मौत है वो हालात देख के एक्सेलरेट हो गई और वो मुल्क यतीम हो गया। और ये मुल्क यतीमी की हालत में फिर ऐसे ऐसे लोगों के पहले 9 साल हम आइन तक ना बना सके। हालांकि इंडिया ने पहले 3 सालों में 47 से 50 तक अपना आइन बना लिया, अपनी फ़ौज का रोल मुतय्यन कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर दी, लैंड रिफॉर्म्स कर दी, रियासतों को बड़े तरीके से इंटेग्रेट कर लिया, यानी रियासत के तौर पर उभरा। हम आज तक रियासत नहीं बन सके।